नमस्कार और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज चैनल। जी हां, दिल्ली के किंग्सवे कैंप ढका गांव में स्थित हरिजन सेवक संघ के माता कस्तूरबा गांधी हॉस्टल की छात्राओं को बाहर निकालने के मुद्दे पर तिमारपुर से कांग्रेस निगम पार्षदा अमरलता सांगवान व कांग्रेस वरिष्ठ नेता कप्तान सांगवान ने की प्रेस वार्ता। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता के इस मौके पर पीड़ित छात्राओं में से प्रियंका कश्यप और गिरिजा तिवारी भी रही उपस्थित। आपको बता दें कि पीड़ित छात्राओं का कहना है कि गांधी आश्रम से गांधी जी के उद्देश्य हुए गायब। और आपको ये भी बता दें कि इन छात्राओं का ये भी कहना है कि इन्हें बिना किसी नोटिस से बाहर निकाल दिया गया है। साथ ही इनका कहना ये भी है कि इन्होंने महिला आयोग से लेकर विधायक तक से गुहार लगा दी, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। हार के इन्होंने दरवाजा खटखटाया क्षेत्र की धाकड़ निगम पार्षद अमरलता सांगवान के पास। तो चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस पूरे मामले में कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष एवं तिमारपुर वार्ड 12 से निगम पार्षद श्रीमती अमरलता सांगवान ने मदद की गुहार लगाई। कांग्रेस नेत्री अमरलता सांगवान ने पीड़ित छात्राओं की पीड़ा को समझा और स्पष्ट रूप से मीडिया के समक्ष बात को रखते हुए ये आश्वासन किया कि वो पूर्ण रूप से इन छात्राओं की मदद करेंगी और गांधी आश्रम में चल रही गुंडागर्दी के कारण गांधी जी के उद्देश्यों से जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं उनके विरुद्ध आवाज बुलंद करेंगी। हम विशेष तौर पे दो मुद्दों पर बात कर रहे हैं। एक है देश की राजधानी दिल्ली में महिला उत्पीड़न पर, और दूसरा है कि कोरोना की आड़ लेकर सरकारी ज़मीनों को, सरकारी भूमि को, सरकारी भवनों को जिस तरीके से निजी हाथों में सौंपा जा रहा है और उसका कॉमर्शलाइजेशन किया जा रहा है, ये महन दो अहम जो है मुद्दे हैं। पहले मुद्दे पे मैं कहना चाहता हूँ कि गांधी सदन हमारा जो है गांधी जी के उद्देश्यों को लेके, गांधी जी के सपनों को लेके, जैसा गांधी जी चाहते थे कि भारत जो है विकसित हो, साथ में दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का उत्थान हो, और जो शिक्षा से वंचित हैं, चाहे वो बेटी है चाहे वो बेटा है, जो भी गरीब का परिवार है, पिछड़ा हुआ है, उसको भरपूर शिक्षा मिले। उसको यदि साधन और संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जाते, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तो गांधी जी के जो मूल उद्देश्य थे, जो गांधी जी के सपना था, उसको कुचला जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ नारा दिया जा रहा है। उस नारे को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलके नारा ही चेंज कर दिया है। उन्होंने बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की जगह बेटी पढ़ाओ बेटी भगाओ, मतलब बेटी पढ़ना चाहती है उसको भगाना चाहते हैं, तो इन्होंने बेटी बचाओ की जगह बेटी भगाओ का नारा ले लिया है। और यही बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि गांधी सदन में जो अपनी शिक्षा यहाँ पे हमारी छात्राएं, हमारी बहनें यहाँ पे एजुकेशन ले रही हैं, और जो सक्षम नहीं हैं, गरीब परिवारों से हैं, और जो वहाँ के नियम और जो वहाँ की फीस है उसको भी भर रहे हैं, लेकिन आजकल क्या है कि उसी संस्था को, उसी गांधी सदन को दो कामों से जो है दूषित भी किया जा रहा है। उसको, वातावरण को भी दूषित किया जा रहा है, उसको खराब भी किया जा रहा है, और उसको बेचने का काम, निजी हाथों में काम करने का काम यहाँ की संस्था गांधी जी की आड़ लेके कर रही है, और दलितों और शोषित और गरीबों को कुचलने का काम कर रही है। ये गांधी सदन को भी उन संस्था शिक्षण संस्थाओं की आड़ लेकर जो माफिया हैं, जिनको मैं शिक्षा माफिया कहना चाहूँगा, शिक्षा के नोचने वाले गिद्ध कहना चाहूँगा, उनके हाथों में आज गांधी सदन को भी सौंपने का काम चल रहा है। और इसी के तहत जो बच्चे वहाँ पढ़ना चाहते हैं, जो रहना चाहते हैं, वहाँ से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो एजुकेशन के विभिन्न संस्थाओं में वहाँ रहकर अपनी पढ़ाई करते हैं, आज उन बच्चों को निकाला जा रहा है, उनके हॉस्टलों को सील किया जा रहा है। और सारी आड़ ले रखी है जी कोरोना की। कोरोना आड़ में एक तरफ तो सरकार कहती है ऑनलाइन आप एजुकेशन ले लो, आप जो है अपने घरों पर रहो, या जहाँ मोदी जी ने भी कहा था कि जो जहाँ है वहाँ रहे। इसके बाद जब एजुकेशन आपने खोल दिया
आपने शराब की दुकानें खोल दी, आपने मेट्रो खोल दी, आपने बाजार खोल दिए, आपने दुकान खोल दी, आपने सब कुछ खोल दिया। तो आप शिक्षा पर क्यों आप जो है अंकुश लगाना चाहते हैं, ये समझ से परे है। हमारी सरकार से बड़ी विनम्रता से एक ही मांग है कि जो छात्र, दलित छात्र, पिछड़े वर्ग के गरीब छात्र और विशेषकर छात्राएं, बेटी बचाओ बेटी बचाने का जो नारा आप दे रहे हो, इस नारे को धूमिल ना कीजिए। इस नारे को जिंदा रखने के लिए इन बेटियों की सुरक्षा कीजिए, इन बेटियों को एजुकेशन का राइट दीजिए, इनको इनका अधिकार देने दीजिए, इनके मौलिक अधिकारों को ना कुचलिए। जो है संस्थाओं को जो बेचने का काम कर रही है जो सरकारें, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, इन दोनों पे मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूं कि मेरी तिमारपुर विधानसभा के अंदर अमरलता जी जहाँ से निगम पार्षद हैं, वहाँ पे ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है, महिलाओं का शोषण बढ़ता जा रहा है। चाहे वो किसी हॉस्पिटल में, हिंदू राव हॉस्पिटल में महिला से बलात्कार की घटना हो, चाहे महिलाओं से छेड़छाड़ की बात हो, चाहे गांधी सदन में बच्चियों को खदेड़ने की बात हो, उनके मौलिक अधिकारों को कुचलने की बात हो, चाहे ज़मीनों पे कब्जा करने की बात हो। कई मामले हैं। एक और मामला जो है ज़मीनों पे कब्जा, क्योंकि ये सारा मामला माफिया से जुड़ा हुआ है। नमस्कार साथियों, जिस तरह से कोरोना काल की महामारी फैली हुई है, उसी कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान कुछ भूमाफिया जो कम ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं, चाहे वो तिमारपुर की 5600 गज ज़मीन हो एमसीडी की, चाहे वो हमारे विधानसभा का कैंप में जो गांधी सदन है उसमें चाहे ज़मीनों का कब्जा प्राइवेट कोई है जो उसको कब्जा करना चाहती है। वहाँ पे जो हमारे बच्चियाँ हैं, जो छात्रा है वहाँ पे, जो वहाँ पे रहती थी, जो शिक्षा में पढ़ने जाती हैं अपने संस्थानों में, अपने लॉकडाउन के दौरान ये लोग अपने घर चले गए थे। जब ये लोग वहाँ से वापस आए तो वहाँ के लोगों ने कहा कि आप यहाँ नहीं रह सकते। तो यहाँ क्यों नहीं रह सकते? उनका सामान भी उनको नहीं दिया जा रहा, उनके साथ ऐसा बदसलूकी करी जा रही है कि वो लोग यहाँ नहीं रहेंगी। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? शिक्षा के पढ़ने के लिए ये लोग यहाँ बच्चियाँ यहाँ पे आई हैं। तो इन्होंने कई जगह इसके लिए कंप्लेंट भी करी, महिला आयोग में भी कंप्लेंट करी। जब इनके नहीं सुनवाई, इन लोगों ने, इन बच्चों ने हमें बताया, हमने कहा हम आपका साथ देंगे, हम आपके साथ आगे चलेंगे, जहाँ भी आपको जरूरत पड़ेगी वहाँ आपके साथ जाएंगे। और 5600 गज ज़मीन जो यहाँ एमसीडी की ज़मीन है तिमारपुर में, वहाँ पे भी कुछ लोग कब्जा करना चाह रहे हैं, जबकि वो ज़मीन एमसीडी की 1957 में उसकी म्यूटेशन हो गई थी। अगर वहाँ धोबीघाट था, 1971 में धोबीघाट वहाँ था, उसको परमिशन मिली थी, तो उसकी लीज 20 साल की थी, वो भी 1985 में ख़त्म हो चुकी थी। तो वो ज़मीन पे भी कुछ लोग भूमाफिया का उस पर कब्जा करना चाहते हैं। उस पर भी हमने इसके दौरान एमसीडी में ही बोला, मेयर साहब को ही बोला, इसके विरुद्ध एक्शन के खिलाफ चल रहे हैं, इसके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, हम इस पर लगे हुए हैं और आप सबका बहुत धन्यवाद। मैं एक सेकंड में ये क्लियर कर दूं, इससे पहले एक बेटी जो आपको अपनी आप बीती बताए, उससे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं अपनी तरफ से, अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अपने तिमारपुर विधानसभा की तरफ से, अपनी निगम पार्षद की तरफ से एक बात निश्चित तौर पे क्लियर करना चाहता हूं कि जहां भी किसी बेटी के साथ अन्याय होगा, जहां भी किसी बेटी के हितों को कुचलने की बात होगी, जहां भी किसी बच्ची के साथ अन्याय होगा, हम कांग्रेस पार्टी निगम पार्षद सबसे पहले वहां जाके उसका पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे वो कितनी बड़ी संवैधानिक संस्था हो, चाहे वो पुलिस हो या प्रशासन हो। क्यों? क्योंकि देश के अंदर बच्चियों के साथ अन्याय बढ़ते जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का सीधा सा एजेंडा है कि किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी बेटी के साथ किसी भी तरह का अन्याय होगा, उसको प्रताड़ित किया जाएगा, उसको परेशान किया जाएगा, उसके साथ जुल्म किया जाएगा। सबसे पहले निगम पार्षद अमरलता सांगवान, क्योंकि ये महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष भी हैं, ये वहाँ खड़ी होंगी, हम इनके साथ खड़े होंगे, हमारा वाल्मीकि समाज खड़ा होगा, हमारे जो है पिछड़े वर्ग के तमाम संस्थाएं खड़ी होंगी, हमारे संगठन खड़े होंगे, हमारी RWA खड़ी होंगी और कांग्रेस पार्टी और हम लोग पूरी ताकत के साथ अपनी बहन, अपनी बेटियों के साथ खड़े। किसी भी कीमत पे, कदापि कहीं भी किसी भी तरीके का जुल्म इन पे यदि कोई भी करेगा तो हम इनके साथ खड़े। इनकी लड़ाई लड़ने का काम
अब इनको साथ लेके आज कांग्रेस पार्टी का, अमरलता का और हमारा होगा। आज से हम इनकी लड़ाई लड़ने का काम इसकी शुरुआत करते हैं। चाहे वो धरना हो, प्रदर्शन हो, भूख हड़ताल हो, घेराव हो, डंडे खाने की बात हो, लाठी खाने की बात हो, बेटियों का यदि सामान फेंका जाएगा तो सबसे पहले हम लोग खड़े होंगे, उसके बाद हमारी बेटी पे आँच आएगी। यही मैं कहना चाहता हूँ। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, हमारे बहन यहाँ बैठी हुई है, वो बताएगी कि किस तरीके से इनके ऊपर जो है जुल्म हो रहा है, किस तरीके से ये गांधी सदन के नाम पर जो लोग यहाँ की ज़मीन हड़पना चाहते हैं, जो केडी कैंपस और महिंद्रा जैसी संस्थाओं के हाथों बेचना चाहते हैं, वो इस डिटेल को बताएंगी। तो आप बताइए। एक मिनट। सबसे पहले जो है जड़ बताना और फिर जहाँ जहाँ आपने संबंधित शिकायत दी है वो बताना। लास्ट में कहना कि एमसी कंपार्टमेंट जो है क्षेत्र की, इनके पास आए हैं कि हमें न्याय दिलाने में मदद करेंगे। लास्ट में। नमस्ते, मैं प्रियंका कश्यप, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय फैकल्टी ऑफ लॉ की सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ माता कस्तूरबा गर्ल्स हॉस्टल, जो कि हरिजन सेवक संघ संस्था द्वारा चलाया जाता है और काफ़ी सालों से चलाया जा रहा है, वहाँ की रहने वाली छात्रा हूँ। मैं और मेरे जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं और सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं, वो वहाँ उस हॉस्टल में कई सालों से रहकर अपनी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। लेकिन इस कोरोना महामारी के चलते हम सबको घर जाना पड़ा, क्योंकि हमें हॉस्टल वालों ने बोला कि हम आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग अपने अपने घर चले जाइए। लॉकडाउन पीरियड में भी कुछ बच्चे वहाँ फंस गए थे, तो उनको भी फोर्सफुली निकाला, ये बोलकर कि आप किसी भी तरीके से अपना अरेंज करें, लेकिन आप घर जाएँ, क्योंकि हम आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। 1 तारीख को जब हम कुछ छात्राएं 6-7 छात्राएं अपने अपने कुछ कारणों के साथ, किसी के सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स थे, किसी के IBPS का एग्ज़ाम था, किसी की ऑनलाइन क्लासेस का मैटर था जहां नेटवर्क इशूज़ होते हैं हमारे घरों में, तो हम लोग दिल्ली वापस आए। 1 तारीख को सुबह 6 बजे से हमारा आना शुरू हुआ, तो हमें वहाँ रोक लिया गया। सिक्योरिटी गार्ड ने हमें रोक लिया, हमें अंदर जाने से मना किया। जब हमने उनसे रिक्वेस्ट करके अंदर कैंपस तक पहुँचे, तो हमें हमारी हॉस्टल बिल्डिंग तक जाने नहीं दिया गया, बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी गई। और हमारे साथ वहाँ सिक्योरिटी गार्ड ने भी बदतमीज़ी की, बदसलूकी की, धक्का मुक्की की हमारे साथ। हमने सभी जो हॉस्टल अथॉरिटीज़ हैं, हमारी वार्डन सेक्रेटरी डॉक्टर रजनीश कुमार, हमारी वार्डन रोसम्मा चौबी, दिल्ली के जो हरिजन सेवक संघ के चीफ हैं श्री भगवान दास जी, हमने सभी को इन्फॉर्म किया कि सर हमें हमारे हॉस्टल जाने दें, हम सफ़र करके आए हैं, हमें हॉस्टल के वॉशरूम्स को एक्सेस करना है। पुलिस की तैनाती में उनसे एप्लीकेशन लिखवाया कि हम ये हॉस्टल खाली करना चाहते हैं, पुलिस को तैनात करके। और 1 तारीख से लेके 4 तारीख के बीच में इन्होंने 4 लड़कियों का सामान अपने हॉस्टल से निकाला है। तो ये किस तरह, ये सारी चीज़ें हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, इनका मोटिव क्या है इसके पीछे। ये गाइडलाइन में तो कहीं नहीं लिखा कि आप सामान निकाल दीजिए बच्चों का। अगर कोई भी इशू है स्टूडेंट्स का, उनको वहाँ रहकर उनको वहाँ सॉर्ट करवाइए, लेकिन उनका सामान निकालने के लिए किसी गाइडलाइन में नहीं लिखा है। इसके पीछे अगर प्राइवेटाइजेशन मुद्दा नहीं है तो फिर उनका क्या इंटेंशन है, मैं उनसे पूछना। उस दिन हम 6 ही नहीं, उस दिन हम सारी लड़कियाँ अपने हॉस्टल में रहने वाले सभी लड़कियों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अगर हम 6 लड़कियों के साथ ऐसा होगा कि कल को जब वो सारी लड़कियाँ अपने कॉलेजेस ओपन होते हुए आएंगी, उन सभी के साथ भी ऐसा ही किया जाएगा, तब क्या सारी सरकारें चुप बैठी रहेंगी? हमारी जिम्मेदारी कौन लेता है? सरकार। हमारी जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस कोरोना महामारी के चलते हमें सड़क पर छोड़ दिया गया संक्रमित होने के लिए, हमारे साथ कुछ अन्य दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इन सब चीज़ों के चलते हमने बहुत सारी कंप्लेंट की। हमने DCP ऑफिस में अपनी रिटन कंप्लेंट फाइल की, हमने ACP ऑफिस में अपनी रिटन कंप्लेंट फाइल की, लेकिन हमें कहीं से भी कोई मदद मुहैया नहीं कराई गई, ना ही उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। ये देखिए, हमने DCP ऑफिस में, महिला आयोग में, हर जगह अपनी अपनी कंप्लेंट दी है, लेकिन अभी तक 1 सितंबर से लेकर आज 12 सितंबर हो गई, हमें किसी भी तरह की अभी तक कोई मदद मुहैया नहीं कराई गई। पुलिस ACP हमें बोलते हैं, इस ACP मॉडल टाउन हमें बोलते हैं कि मैम ये सिविल केस है, ये हॉस्टल का पर्सनल मैटर है, हम इसमें कोई एक्शन नहीं ले सकते। वो ये चाहते हैं कि जब तक हमारे साथ कोई क्रिमिनल ऑफेंस ना हो, रेप कैपिटल ऑफ इंडिया में हमारे साथ कोई रेप ना हो, तब तक वो एक्शन नहीं लेंगे। ये किस तरह का पुलिस प्रशासन है, मैं पूछना चाहती हूँ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण की बातें तो सब अपने एजेंडा में डालते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है? अगर आपको सिर्फ एजेंडा में डालना है तो वहाँ मंच पर खड़े होकर आप बोल दीजिए कि ये सिर्फ हमारे एजेंडा में है, हम रियलिटी में इन पे किसी पे कुछ भी एक्शन नहीं करते, सिर्फ कहने की बातें रह गई। हमारे साथ अगर कल को कुछ भी होता है तो हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा? दिल्ली विश्वविद्यालय में रहने वाले, पढ़ने वाले बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो बाहर दिल्ली में जो PGs हैं 10,000 20,000 के, उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी आवाज़ आज उन सभी आगे मैं बोलती हूँ गिरिजा तिवारी जी से वो अपनी बात रखें इस मामले में। आप सबको नमस्कार। आप सारे मैटर से अवगत हो चुके हैं। अब मैं आपको सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ,
आपसे पूछना चाहती हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट से पूछना चाहती हूँ, भारत सरकार से पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए हमें कहाँ जाना होगा। हमने DCP से मिले जा करके, हम महिला आयोग गए, हम SHO मुखर्जी नगर को कॉल कर रहे हैं बार बार, लेकिन हमारी सुनवाई आखिर हो क्यों नहीं रही है? क्या हम देश की बेटियां नहीं हैं, या हम स्त्री नहीं हैं, या हम लड़कियां नहीं हैं? आखिर हमें ऐसी कौन सी फॉल्ट है जिसके लिए हमें इतनी सजा दी जा रही है और हमें सड़कों पे छोड़ा जा रहा है? रात को सुबह 6 बजे मैं पहुंची हूँ हॉस्टल, रात को 11:45 तक मुझे वहाँ बैठा के रखा गया कि खोलेंगे हॉस्टल, और लास्ट में कह दिया गया कि हम बेडशीट दे रहे हैं, आप मंदिर में सो जाइए। वहाँ की एक एम्प्लॉई है बबीता, वो कह रही है कि मेरे कजिन के घर चलिए, मैं आपको वहाँ स्टे करवाती हूँ। हमारी यही हमें क्या एक और निर्भया की ज़रूरत है अभी, या 10 निर्भया की ज़रूरत है? उस दिन तो 10 थी वहाँ पे, 10 निर्भया की ज़रूरत थी क्या वहाँ पे? मैं देश से यही सवाल करना चाहती हूँ। उस दिन से यहाँ के जो MLA हैं तिमारपुर विधानसभा के दिलीप पांडे जी, मैं उनसे कंसल्ट कर रही हूँ बार बार। वो क्या कह रहे हैं, आप मेरी रिलेटिव नहीं है, मैं आपको रहने की व्यवस्था करा सकता हूँ, उसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं करा सकता हूँ। मैं लखनऊ बैठा हूँ, वो 15 दिन से लखनऊ बैठे, वहाँ से कोई संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं क्या? उन्होंने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा, गिरजा जी मैं आपके लिए रूम अरेंज करा दे रहा हूँ, आप यहाँ ले लीजिए, आप वहाँ ले लीजिए, मैं फंडिंग कर दूंगा। मैंने कहा सर फंडिंग की मुझे ज़रूरत नहीं है, फंडिंग की ज़रूरत आप लोगों को है। मैंने कहा मैं फंड लेके आई हूँ घर, मैं अपने बल पे यहाँ रह रही हूँ, आप मुझे न्याय दिलाइए, मेरा हॉस्टल खुलवाइए। उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और आज तक हमें कोई न्याय नहीं मिला है। अब आप लोग बताइए कि हम जाएं कहाँ? गिरजा जी, प्रशासन की तरफ से तमाम आप लोग आरोप लगा रहे थे, प्रशासन आप लोगों को सिविल ड्रेस में फॉलो कर रहा है, क्या कहेंगे? जो कौन सी गाड़ियां हैं जिन पे आप लोगों को धमकाया जा रहा है, ऐसा क्यों? बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट दिन ही जब 1 सितंबर को हम यहाँ थे, 4-5 बजे उनकी पुलिस आई सिविल ड्रेस में, हरियाणा की गाड़ी लिए हुए हैं, वो प्राइवेट गाड़ी लिए हुए हैं, उसमें 2 लेडीज कांस्टेबल है, एक ड्रेस में एक फॉर्मल है। वो हमसे कह रही हैं कि आप चलिए थाना, हम आपके खिलाफ रिपोर्ट करते हैं। हमने कहा हम नहीं जाएंगे, आप पर्सनल गाड़ी लेकर आएंगे, आप हैं कौन? वो कहती हैं आप सवाल करने वाली कौन होती हैं? इस तरीके से हरिजन सेवक संघ की जो मैनेजमेंट है वहाँ के, उन्होंने हमें इस तरीके से दबाव में लेने की पूरी कोशिश की और हमारी सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रखा गया। वो कौन थे लोग, उनके द्वारा भेजे गए वो कौन लोग थे जो हमें गिरफ्तार करने की धमकी दे रहे थे? इसका हम उनसे भी सवाल करना चाहते हैं, वो दोबारा हमारे सामने आए और अपना पद और परिचय दे आकर के आके वो हमें गिरफ्तार किस बिहाफ पे करने आए थे। दिल्ली पुलिस को आपने सूचना दी, DCP साहब को सूचना करी, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस से कोई आपको मदद नहीं मिल रही, वो वही PCR आकर आप लोगों को धमका रही है, ऐसा क्यों? बिल्कुल, हमने DCP से मैंने खुद बात की, हम उनके एप्लीकेशन दे देंगे। उन्होंने कहा ये आपका सिविल मैटर है, क्रिमिनल मैटर नहीं है, और हम सिर्फ क्रिमिनल मैटर पे पुलिस काम करती है, सिविल मैटर पे पुलिस काम नहीं करती है। उसी तरफ जब हम हॉस्टल के आसपास जाते हैं, मिलने जाते हैं लोगों से, प्रेस से मिलने जाते हैं, मीडिया से मिलने जाते हैं, तो वहाँ पे 3-4 पुलिस आकर के PCR आकर हमें घेरने की कोशिश करती है, जो सिविल ड्रेस में होती है। सिर्फ PCR होती है दिल्ली सरकार की, लेकिन सिविल ड्रेस में पुलिस होती है। अब हम अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें या हॉस्टल के अधिकार की बात करें? मैम हाल फिलहाल में कल कुछ पत्रकार जो है उसी हॉस्टल में गए थे और आप लोगों के बारे में बातचीत की थी, तो जो वहाँ के गार्ड्स हैं उन्होंने सीधा कहा कि आप अपने अपने घर पर जा चुके हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है कि आप क्यों दबा रहे हैं, आपके इस मुद्दे को क्यों दबाया जा रहा है, क्यों नहीं आगे आने दिया? क्योंकि वो अपनी सच्चाई सामने नहीं रखने देना चाहते कि उन्होंने किस तरह से हमारे मानवाधिकारों का हनन किया, किस तरह से हमारा उत्पीड़न किया, ये पूरी सच्चाई वो सामने नहीं आने देना चाहते हैं। पिछले 10 दिनों से हम हर जगह गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कौन सी ये सरकार इतनी लापरवाह हो गई है, इतना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कोई अरेंजमेंट नहीं करा सकते। हॉस्टल जो प्रतिनिधि हैं, मैं बोलना चाहूँगी इस मैटर पे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इनको महिला सुरक्षा के नाम पे कोई आइडिया ही नहीं है कि लड़कियों के साथ हम व्यवहार क्या कर रहे हैं। जब वो हमें दूसरे के घर भेजने के लिए तैयार हैं, तो आप बताइए वो हमारी आवाज़ क्यों नहीं दबाएंगे? वो इसलिए दबा रहे हैं, इसलिए हमारी पहचान मिटा रहे हैं। कल स्पेशल ब्रांच की टीम ने भी उनसे कांटेक्ट किया, हमसे मिलने आए, उन्होंने हमें नहीं मिलने दिया, उनसे 2 घंटे बात करके वापस कर दिया, हमारा नंबर भी नहीं दिया। गिरजा जी, जैसे कि अभी हॉस्टल मैनेजमेंट जो है वो ये कह रहा है कि कोरोना काल की वजह से सभी हॉस्टल खाली थे और उनका भी खाली है, वो अन्यथा वो आपको वहाँ पे परमिशन मिल सकती है रहने के लिए, ऐसा हॉस्टल मैनेजमेंट कहता है। तो क्या ये बात जायज़ है? आपको लगता है कि यही सच्चाई है? इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। वो हमें गाइडलाइन का हवाला तो देते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे साथ जो अन्य छात्राएं आई थी उनका सामान भी निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। अगर यही है
तो गाइडलाइन में तो ये कहीं नहीं लिखा कि जो स्टूडेंट्स आए हैं उनको बाहर सड़क पे बिठाइए और ऊपर से फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको बाहर सड़क पे खुला छोड़ दीजिए, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप मत नियम कीजिए। बनाया है तो नोटिस फॉरवर्ड कीजिए। नियम हमारे आपकी लिए किसी बनाया कोर है। कमेटी ने डिसाइड किया है, किसी भी तरीके का डिसीजन लिया है, वो आप नोटिस बना के, नोटिफिकेशन बना के सामने सर्कुलेट कीजिए, सभी स्टूडेंट्स को अवगत कराइए कि इस तरह का डिसीजन है, इतने इतने टाइम तक आप मत आइएगा। और उसके बावजूद आप बच्चों का सामान खाली करवा रहे हैं, ये फिर आप तो दोहरी चाल चल रहे हैं। किस तरीके आपका मेन मोटिव क्या है, फिर आप सामने क्यों नहीं आने देना चाहते हैं उस चीज़ को? आप क्या कहते हैं, लगभग कई तमाम दूर दूर से यहाँ पर छात्राएं हैं, कहाँ से छात्राएं यहाँ आ रखी हो, कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ जम्मू कश्मीर से, छत्तीसगढ़ से, केरला से, मध्य प्रदेश से, हर जगह से यहाँ छात्राएं आती हैं। बहुत सालों से यहाँ नॉर्थ ईस्ट रीजन से भी बहुत सारी छात्राएं आकर रहती थी। हालांकि अभी नहीं है, वो चले गए अपनी अपनी पढ़ाई पूरी करके, लेकिन अभी भी यहाँ केरला से और झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, हर जगह से यहाँ पर छात्राएं हैं। केरला फ़ोन करके स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि तुम लोग 1 महीने के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, जितना दिनों में पॉसिबल हो अपना सामान निकलवा लो, क्योंकि ये हॉस्टल शट किया जा रहा है, हॉस्टल बंद किया जा रहा है। हमारी वार्डन रोजम्मा जो अभी वो भी केरला की हैं, तो वो अपने केरला वाले स्टूडेंट्स को पर्सनली फ़ोन करके बोल रही हैं कि हॉस्टल बंद कर दिया जाएगा, आप लोग अपना सामान जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकलवा लीजिए। हम कोरियर करा देंगे आप। तो ओवरऑल जो ये मुद्दा है कि जो ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ संस्थाएं चल रही हैं, तो क्या कहेंगे आप, कौन कौन से कैंपस वहाँ पर एंट्री कर चुके हैं और आगे क्या प्लान है उनका? जी, ये प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा जो है बहुत सालों से चल रहा है। सबसे पहले इन्होंने टेक महिंद्रा प्राइवेट लिमिटेड को जगह दी। मैं चाहती हूँ दीपक भैया, आप खुद एक हरिजन समाज से बिलोंग करते हैं और उन बच्चों के साथ उसी जगह पर इतना बड़ा मुद्दा सामने आया, मामला सामने आया कि इनको एंट्री नहीं मिल रही है, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं इस देश के अति शोषित, अति पीड़ित समाज, वाल्मीकि समाज से बिलोंग करता हूं और मेरा नाम दीपक विद्यार्थी है और मैं यहाँ दिल्ली में कई संगठनों के साथ जुड़ के काम करता हूं। जैसा कि ये तिमारपुर विधानसभा में महर्षि वाल्मीकि वीर संगठन, उसका महासचिव हूं और अखिल भारतीय दलित मूल निवासी संघ एक हमारी रजिस्टर्ड संस्था है, उसका मैं प्रधान महासचिव हूं दिल्ली प्रदेश का। तो जैसा कि ये हरिजन सेवक संघ जो ढाका में या तिमारपुर विधानसभा के ढाका में सन 1932 में, जैसा कि मेरी नॉलेज है, सन 1932 में गांधी जी के द्वारा इसका निर्माण किया गया और इसका जो निर्माण किया गया गांधी जी के द्वारा, वो स्पेशली दलित समाज, शोषित समाज, जो अति शोषित समाज है, उसके उत्थान के लिए किया गया था, ना कि प्राइवेट संस्थानों को शिक्षा बेचने के लिए उसका निर्माण किया गया था। और ये मुद्दा बीच में कई बार गहमाया है, हम लोग भी उस मुद्दे में कई बार शामिल हुए, कई बार हमने धरना प्रदर्शन भी किया, विरोध भी किया, मगर इन लोगों की पहुंच इतनी हाई लेवल पर है, इनके साथ जो कि पूरा का पूरा प्रशासन, पूरा प्रजातंत्र इन लोगों के साथ मिला हुआ है, वो किसी की भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन लोगों ने इस इतने बड़े कंपाउंड को, जो कि हरिजन सेवक संघ के नाम से बड़ा ही मशहूर है पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व में, यहाँ पे पूरी तरह से प्राइवेट संस्थानों को इन्होंने बेचकर और उनको शिक्षा बेचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ रखा है। जैसा कि अभी हमारी सम्मानित वार्ड 12 तिमारपुर की निगम पार्षद श्रीमती अमरलता जी सागवान जी के नेतृत्व में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारी कुछ पीड़ित बहनें हमारे यहाँ पे अभी उपस्थित है, जिन्होंने अभी आपको पूरे प्रकरण से अवगत करवाया। तो ये जो पूरा प्रकरण है बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है और इस पूरे प्रकरण में जिस प्रकार से अभी मुझे पता चला कि इसके अंदर की तिमारपुर विधानसभा के एमएलए भी इन्वॉल्व हैं और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के भी कुछ आला अधिकारी उसके अंदर मौजूद हैं और जैसा कि इन्होंने अपनी कंप्लेंट दी है, दिल्ली महिला आयोग को भी दी है, डीसीपी को भी दी है, इन तमाम दिल्ली सरकार के और केंद्र सरकार के तमाम आला अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को इनके द्वारा जो लिखित में कार्रवाई करने के लिए जो शिकायत दी गई है, उस शिकायत के ऊपर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। जैसा कि भी पता चला है कि हमारी बहनों को किस प्रकार से जो वहाँ पर कोरोना से पहले वहाँ रह रहे थे, सबके सब कोरोना काल के अंदर कुछ बहनें अपने अपने मूल निवास पर गई सुरक्षित होने के लिए, कुछ बहनें यहाँ भी थी और जैसा कि बिना किसी सर्कुलर के, बिना किसी सूचना के इनको ऐसा बताया गया कि भाई आप लोगों को ये यहाँ से हरिजन सेवक संघ में जो आप लोग रह रहे थे वहाँ से आपको अपने होटल, अपने रूम खाली करने पड़ेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि ये ऐसा किस संविधान में लिखा है कि आप इतने गंभीर काल के अंदर, जैसा कि देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि जो व्यक्ति जहाँ वहीं रहें, सुरक्षित रहें, तो
तो आप तो एक तरह से हमारी इन छात्राओं से इनकी सुरक्षा का, इनकी शिक्षा का अधिकार छीन रहे हैं। तो ये बहुत ही घोर निंदनीय प्रकरण है और इस प्रकरण में महर्षि वाल्मीकि वीर संगठन और अखिल भारतीय दलित मूल निवासी संघ के नेतृत्व में मैं दीपक विद्यार्थी इस पूरी लड़ाई में हमारी निगम पार्षदा जी के साथ हूँ और हमारी बहनों के साथ जो भी आगे की गतिविधि होगी, जो भी रूपरेखा होगी, उसके अंदर हम कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई को, इस संघर्ष को लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दीपक जी, एक सवाल आपसे और पूछना चाहेंगे। जैसे कि बात है ये हरिजन सेवक संघ की करते हैं, आप वाल्मीकि समाज से रखते हैं और इन्हीं के अधिकारों को लेके कहीं ना कहीं इस जो आश्रम है इसकी स्थापना की गई थी इनके उत्थान के लिए, लेकिन अब जिस तरीके से वो निजीकरण की तरफ जा रही है ये आश्रम मैनेजमेंट कमेटी, तो क्या करना चाहेंगे? क्या ये अधिकारों का हनन है, ये मौलिक अधिकारों को जो नुकसान पहुँचाने का काम कर रही है ये संस्था, तो इस पर किस तरीके से आप आगे की कार्रवाई को देखते हैं? देखिए, ये पूरी तरह से, जैसा कि अभी मैंने बताया भी था, कि ये पूरी तरह से जो है निजीकरण और भूमाफियाओं का और बाहुबलियों का जो एक ये शिकंजा कसा गया है। और ये जो अभी वर्तमान में जो ये आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे बहुत जैसा कि आपने बताया कि हरिजन सेवक संघ का जो उत्थान हुआ था वो हरिजनों की, दलितों की उत्थान के लिए हुआ था, उनकी प्रगति के लिए हुआ था। मगर चलिए ठीक है, अगर आप हम लोगों का उत्थान नहीं भी कर सकते, मगर जो छात्राएं वहाँ पर हॉस्टल में रह रही हैं, अपना पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, अपनी शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, कम से कम आप उन सभी को इस चीज़ से वंचित मत कीजिए शिक्षा से। दीपक जी, क्षेत्रीय विधायक को इन्होंने सूचना दी